हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर कोमल सिंह चौहान और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं लिबरल डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम को बाय अंडरस्टैंडिंग इट्स मीनिंग, फीचर्स, एसेंशियल्स, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। तो चलिए शुरुआत करते हैं टॉपिक की। लिबरल डेमोक्रेटिक सिस्टम को आज के ज़माने में एग्जिस्ट करने वाले पॉलिटिकल सिस्टम में से सबसे ज़्यादा पॉपुलर और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल सिस्टम्स में से एक माना जाता है। In this type of political system, government is run by the chosen representatives of the people and is accountable to them. इस तरीके के पॉलिटिकल सिस्टम में क्या होता है, जो सरकार होती है किसके द्वारा चूज की जाती है? लोगों द्वारा। लोग जो हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं जो सरकार का हिस्सा बनते हैं और सरकार लोगों के प्रति अकाउंटेबल होती है। टोटलिटेरियन और अथॉरिटेरियन पॉलिटिकल सिस्टम जो हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में समझे थे, उनमें ऐसा नहीं होता था। द गवर्नमेंट वाज नॉट अकाउंटेबल टू द पीपल। पावर किसके साथ इसमें लाई करती है? पावर लाई करती है विद द पीपल एंड नॉट विद द रूलर, एज वाज द केस विद टोटलिटेरियन एंड अथॉरिटेरियन पॉलिटिकल सिस्टम, बिकॉज इसमें जनता ही अपनी सरकार को चुनती है। लोगों को कई तरीके के राइट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, थॉट एंड एक्सप्रेशन, यूनिवर्सल एनफ्रेंचाइज एंड फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। The origins of democracy as an idea and a practice go back to the city-states of Greece in the 5th century BCE. डेमोक्रेसी का एक आइडिया और एक प्रैक्टिस के तौर पर ओरिजिन माना जाता है 5th to 6th सेंचुरी BCE के दौरान, जब ग्रीस में सिटी स्टेट्स एग्जिस्ट किया करती थी। हालांकि उस समय पर जो डेमोक्रेसी थी वो आज के ज़माने के डेमोक्रेसी से बहुत डिफरेंट थी, और वो एक बहुत ही छोटे से जोग्राफिकल एरिया में, जिन्हें सिटी स्टेट्स कहा जाता था, उनमें प्रैक्टिस की जाती थी। आज की डेमोक्रेसी में, जिन्हें कंटेम्प्रेरी डेमोक्रेसी कहा जाता है, उसका जोग्राफिकल एरिया और स्कोप बहुत ज़्यादा वाइड है। तो जो कंटेम्प्रेरी डेमोक्रेसी है उसका प्रेवलेंस हम मान सकते हैं 17th सेंचुरी AD के आसपास। कंटेम्प्रेरी डेमोक्रेसी का श्रेय दिया जाता है इंग्लैंड को। वहां पर जो डेमोक्रेसी एग्जिस्ट करती थी उसको वेस्टमिंस्टर डेमोक्रेसी भी कहा जाता है, विच इज ऑल्सो नोन एज रिस्पॉन्सिबल और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। लिबरल डेमोक्रेटिक सिस्टम पाया जाता है यूके में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, USA में, बेल्जियम में, साउथ कोरिया में एंड स्विट्जरलैंड में। इसके अलावा भी बहुत सारे कंट्रीज हैं जहां पर यह सिस्टम देखने को मिलता है। अगर हम बात करें डेमोक्रेसी के मीनिंग की, तो इसको डिराइव किया गया है ग्रीक वर्ड डेमोक्रेटिया से, जिसका मतलब होता है पीपल्स रूल, एंड इट इज अ गवर्नमेंट वेयर पीपल्स पावर इज सुप्रीम एंड इंश्योर्स लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। तो डेमोक्रेसी एक ऐसी गवर्नमेंट होती है जहां पर लोगों की जो पावर होती है वो सुप्रीम होती है। पावर लाइज इन द पीपल, और लोगों को लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी इंश्योर किया जाता है। गवर्नमेंट उनके प्रति अकाउंटेबल होती है और वो इंश्योर करती है कि जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं सरकार के, वो लोगों के भलाई के लिए कार्य करें। पीपल आर फ्री टू एक्सप्रेस देयर व्यूज एंड ओपिनियंस, which wasn't the case with totalitarian and authoritarian political systems. वहीं अगर हम बात करें लिबरल के मीनिंग की, तो इसके काफ़ी सारे मीनिंग्स होते हैं, लेकिन अगर हम पॉलिटिकल सिस्टम के पर्सपेक्टिव में बात करें तो इसका मीनिंग होता है अ लिमिटेड गवर्नमेंट दैट हैज़ नो राइट टू इन्फ्रिंज द राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ पीपल। एक ऐसी सरकार जिसके पास कोई राइट नहीं है लोगों के राइट्स को इन्फ्रिंज करने का, उनके राइट्स का हनन करने का, या उनकी फ्रीडम को इन्फ्रिंज करने का। एंड दैट्स द रीजन इसको एक लिमिटेड गवर्नमेंट कहा जाता है। ये अनलिमिटेड तरीके से कार्य नहीं कर सकती है। लोगों के पास फ्रीडम ऑफ एक्शन होता है, एक्सप्रेशन होता है, और डिसेंट या विरोध भी अलाउड होता है। लिबरल का यहाँ मतलब होता है लिबरेशन फ्रॉम एनी सॉर्ट ऑफ रिस्ट्रेंट्स, यानी कि जो रिस्ट्रेंट्स या बाधाएं जो कि अथॉरिटेरियन पॉलिटिकल सिस्टम में लोगों पर लगाई जाती है, ऐसे रिस्ट्रेंट्स लिबरल डेमोक्रेटिक सिस्टम में नहीं होते हैं। सो दिस इज लिबरल डेमोक्रेटिक सिस्टम। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने यहाँ लिबरल डेमोक्रेटिक सिस्टम वर्ड को क्यों यूज किया, सिर्फ डेमोक्रेटिक सिस्टम को यूज क्यों नहीं किया। यहाँ हमने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि कुछ इलिबरल डेमोक्रेसीज भी होती है,
जहां पर लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट नहीं किया जाता है। सरकार अपने हिसाब से लोगों को राइट्स प्रोवाइड करती है, कभी भी लोगों को राइट्स प्रोवाइड कर देती है और कभी भी उनको छीन लेती है। इलिबरल डेमोक्रेसीज में माइनॉरिटी जो होती है उसका सप्रेशन भी पॉसिबल है, और ये सप्रेशन किया जाता है बाय द मेजॉरिटी। तो ऐसी डेमोक्रेसीज की बात हम यहाँ नहीं करेंगे। विल ओनली बी एक्सप्लोरिंग द लिबरल डेमोक्रेटिक सिस्टम। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द फीचर्स ऑफ लिबरल डेमोक्रेटिक सिस्टम। इन फीचर्स के थ्रू हम इसकी टाइप्स को समझेंगे, इसके स्ट्रक्चर को समझेंगे और इसकी फंक्शनिंग को समझेंगे। द फर्स्ट फीचर इज द नेचर ऑफ एग्जीक्यूटिव। डेमोक्रेटिक सिस्टम में एग्जीक्यूटिव का नेचर क्या होता है, या इसको हम टाइप भी कह सकते हैं। तो इसमें 3 तरीके की टाइप्स होती हैं। एक होती है प्रेसिडेंशियल टाइप या प्रेसिडेंशियल फॉर्म, फिर होती है पार्लियामेंट्री टाइप, एंड देन कम्स द कॉम्बिनेशन ऑफ द टू। पार्लियामेंट्री फॉर्म जो होता है उसको कैबिनेट गवर्नमेंट या रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भी बोला जाता है। ये एक ऐसा डेमोक्रेटिक सिस्टम होता है जिसमें ड्यूअल हेड्स होते हैं। प्रेसिडेंट जो होता है वो हेड ऑफ स्टेट होता है और प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है, और जो एग्जीक्यूटिव या जो कार्यपालिका होती है वो लेजिस्लेचर में से ही बनती है। इस तरीके का डेमोक्रेटिक सिस्टम पाया जाता है इंडिया में एंड इवन यूके। लेजिस्लेचर जो होता है वो लॉज बनाता है, फाइनेंस को कंट्रोल करता है। प्रेसिडेंट जो होता है वो एक सिर्फ सेरेमोनियल हेड होता है। रियल पावर किसके पास होती है? प्राइम मिनिस्टर के पास। प्राइम मिनिस्टर एंड हिज कैबिनेट। सो इन प्रैक्टिस द कैबिनेट एंड द पीएम कमांड द सुप्रीम पॉलिटिकल पावर। और जो प्रेसिडेंट होता है वो लोगों के द्वारा डायरेक्टली इलेक्ट नहीं किया जाता है, जो जनता के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो उसको इलेक्ट करते हैं। इसके बाद आती है प्रेसिडेंशियल टाइप, जिसको सिंगल एग्जीक्यूटिव सिस्टम भी कहा जाता है, जो कि यूएसए में पाई जाती है। इसमें प्रेसिडेंट जो होता है ही सुप्रीम, प्रेसिडेंट ही हेड ऑफ स्टेट होता है एज वेल एज हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है, और वो एग्जीक्यूटिव ब्रांच को लीड करता है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो रियल एग्जीक्यूटिव होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है, whereas in presidential type it's the president. Just like in यूएसए में जो प्रेसिडेंट होते हैं वो कमांडर इन चीफ भी होते हैं, फॉरेन पॉलिसी को लीड करते हैं एंड वो एग्जीक्यूटिव ब्रांच को भी हेड करते हैं। एंड जो प्रेसिडेंट होते हैं वो लेजिस्लेचर को रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं, विच इज नॉट द केस इन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। उसके बाद जो थर्ड टाइप है दैट इज द सेमी प्रेसिडेंशियल टाइप। ये पहली 2 टाइप्स का मिक्स है या हाइब्रिड है, इसलिए इसको हाइब्रिड या मिक्स फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी कहा जाता है। इसमें दोनों के ही फीचर्स पाए जाते हैं। तो प्रेसिडेंट जो है इट इज इलेक्टेड बाय द पीपल डायरेक्टली। प्रेसिडेंट को लोग डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं, जो कि फीचर होता है प्रेसिडेंशियल टाइप का। और पीएम को भी लोग डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं, विच इज अ फीचर ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म। इस तरह की टाइप में जो पावर है वो डिवाइड होती है बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड द पीएम। और जो पीएम और कैबिनेट हैं ये लेजिस्लेचर के प्रति अकाउंटेबल हैं, जो कि एक पार्लियामेंट्री फॉर्म का फीचर है। इस तरीके का सिस्टम देखा जाता है फ्रांस में। तो जैसा फ्रांस में होता है, जो प्रेसिडेंट होता है वो फॉरेन पॉलिसी को देखता है, डिफेंस को देखता है, और जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो डोमेस्टिक पॉलिसी और इकोनॉमिक पॉलिसी का इंचार्ज होता है। So the power is divided between the PM and the president. Next feature is that liberal democratic system can have a direct democracy or an indirect democracy. Democratic political system में direct democracy भी हो सकती है और indirect democracy भी हो सकती है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष। पहले indirect democracy को समझ लेते हैं because it's easier to understand. Indirect democracy में क्या होता है, जो citizens होते हैं या जो electorates होते हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं, और वो रिप्रेजेंटेटिव्स उन सिटीजन्स के बिहाफ पर लॉ मेकिंग करते हैं। तो सिटीजन्स डायरेक्टली लॉ मेकिंग नहीं कर रहे हैं, बल्कि जो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो सिटीजन्स के बिहाफ पर लॉ मेकिंग कर रहे हैं, लॉज बना रहे हैं। और इसी वजह से इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी कहा जाता है, जैसा कि इंडिया में होता है। आप अपने एमएलए को इलेक्ट करते हैं, एमपी को इलेक्ट करते हैं, जो आपके बिहाफ पर पॉलिसीज बनाते हैं। ये होती है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। फिर आती है डायरेक्ट डेमोक्रेसी।
इस तरीके की डेमोक्रेसी में सिटीजन्स या इलेक्टोरेट्स लॉ मेकिंग का पार्ट होते हैं, इसलिए इसको डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहा जाता है। और ये पाई जाती है स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में पॉपुलर रेफरेंडम का प्रोसेस है, जो कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एक एग्जाम्पल है। इसमें क्या होता है कि अगर एक लॉ के अगेंस्ट पिटिशन फाइल की जाती है और अगर उस पिटिशन को रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सिग्नेचर्स मिल जाते हैं, तो उस लॉ पे पब्लिक वोटिंग या प्लेबिस्काइट भी हो सकता है। नेक्स्ट फीचर इज द रूल ऑफ द मेजॉरिटी। जो पार्टी मेजॉरिटी हासिल करती है वो सरकार फॉर्म करती है। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं, उसमें जो भी जीतेगा वो सरकार बनाएगा, जिसकी मेजॉरिटी सरकार भी उसी की। नेक्स्ट फीचर इज रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जो है वो लोगों को रिप्रेजेंट करती है। पीपल इलेक्ट देम फॉर अ फिक्स टर्म, एक फिक्स टर्म के लिए, जैसे कि 5 साल के लिए। फिर दोबारा से इलेक्शन होते हैं जिसमें दोबारा से वोटिंग होती है और लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं। डेमोक्रेटिक सिस्टम कैन हैव अ बाई पार्टी और मल्टी पार्टी सिस्टम। इसमें 2 पार्टीज भी हो सकती हैं, 2 से ज्यादा पार्टीज भी हो सकती हैं। अगर एक देश के डेमोक्रेटिक सिस्टम में 2 से ज्यादा पार्टी कंपीट करती हैं पावर के लिए, देन इट विल बी अ मल्टी पार्टी सिस्टम। इससे क्या होता है, लोगों के पास ज्यादा से ज्यादा चॉइस होती है वोटिंग करने के लिए, अपने कैंडिडेट्स को चुनने के लिए। अनदर इंपॉर्टेंट फीचर इज द राइट टू वोट। राइट टू वोट एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है लिबरल डेमोक्रेटिक सिस्टम का। लोगों के पास राइट होता है वोट करने के लिए। Universal adult franchise grants the right to vote to all adult citizens without any discrimination on the basis of caste, class, race, creed, place of birth or religion. तो लोग बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के वोट कर सकते हैं, विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, चाहे वो कास्ट बेस पे हो, क्लास बेस पे हो, रेस बेस पे हो या क्रीड बेस पे हो। उनको यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज ग्रांट किया जाता है, यानी कि एज फिक्स की जाती है कि 18 साल से ऊपर हैं या 20 या 21 साल से अगर कोई ऊपर है तो उनको वोटिंग का राइट है, ऐसे लोग वोट कर सकते हैं। इंडिया में भी आर्टिकल जो 326 है वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज ग्रांट करता है टू द सिटीजंस। प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी। इंडिविजुअल के राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाता है, उनको अलग अलग तरीकों के राइट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, जैसे कि फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, फ्रीली होकर वो एसोसिएशंस फॉर्म कर सकते हैं। उनको राइट टू लाइफ प्रोवाइड किया जाता है, वो प्रॉपर्टी ओन कर सकते हैं। ये कुछ राइट्स हैं जो कि डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम में प्रोवाइड किए जाते हैं और ऐसे राइट्स टोटलिटेरियन सिस्टम में नहीं होते हैं। अनदर इंपॉर्टेंट फीचर इज द प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट्स। मेजॉरिटी रूल का मतलब ये नहीं है कि माइनॉरिटी के इंटरेस्ट को बिल्कुल ही साइडलाइन कर दिया जाता है, बल्कि माइनॉरिटी के इंटरेस्ट को भी रिस्पेक्ट किया जाता है और प्रयास किया जाता है उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने का। कॉन्स्टिट्यूशन भी ऐसे प्रोविजंस प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू उनके इंटरेस्ट को सेफगार्ड किया जा सके। फ्रीडम ऑफ प्रेस भी होती है, विच इज एब्सेंट इन टोटलिटेरियन पॉलिटिकल सिस्टम एंड अथॉरिटेरियनिज्म। तो साथ ही साथ ना ही हम यहाँ पे सिर्फ फीचर्स डिस्कस कर रहे हैं सिस्टम के, बल्कि हम इसको कंपेयर भी कर रहे हैं बाकी दोनों पॉलिटिकल सिस्टम से जो हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस करे थे। प्रेस के पास इसमें फ्रीडम होती है, मीडिया इसमें फ्रीली ऑपरेट कर सकता है, उसको स्टेट मशीनरी जो है वो हाईजैक नहीं कर सकती है किसी भी प्रकार से। इसलिए डेमोक्रेसी में मीडिया जो है वो 4th पिलर का एक रोल प्ले करता है। एज वेल एज आपको पता होना चाहिए कि मास मीडिया में क्या क्या आता है। मास मीडिया में आता है रेडियो, टेलीविजन, न्यूज़पेपर्स एंड इवन द इंटरनेट। एग्जिस्टेंस ऑफ प्रेशर ग्रुप्स भी होते हैं इस तरीके के सिस्टम में, एंड ये फ्रीली ऑपरेट कर सकते हैं विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ फियर, ना ही इनको सप्रेस किया जा सकता है। ये सरकार से अपनी बातें मनवाते हैं, ये अलग अलग तरीके के डिवाइसेस यूज करते हैं, टेक्निक्स यूज करते हैं लाइक लॉबिंग, जिसके थ्रू वो अपनी डिमांड्स को फुलफिल करवाते हैं सरकार से, एंड ये इंश्योर करते हैं कि सरकार जो है वो किसी भी तरीके का कोई गलत कार्य ना करे। अनदर इंपॉर्टेंट फीचर विच इज एब्सेंट इन द अदर 2 टाइप्स। इम्पार्शियल जुडिशरी होती है। जुडिशरी स्टेट कंट्रोल पे नहीं होती है, ये इंडिपेंडेंट होती है। अगर सिटीजन्स को लग रहा है कि उनके राइट्स का हनन हो रहा है, उनके राइट्स इन्फ्रिंज हो रहे हैं, तो वो जुडिशरी का सहारा ले सकते हैं अपने राइट्स की प्रोटेक्शन के लिए।
सोशल एंड इकोनॉमिक चेक्स एंड बैलेंसेस। काफ़ी सारी इकोनॉमिक एंड सोशल एसोसिएशंस एंड इंटरेस्ट ग्रुप्स एग्जिस्ट करते हैं जिनके पास इंडिपेंडेंस होती है, किसी भी तरीके का उन पर कंट्रोल नहीं होता है। एंड इस तरीके की जो एसोसिएशंस हैं ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं अलग अलग फंक्शंस में, इंटरेस्ट को आर्टिकुलेट करने में, सरकार के सामने अपनी डिमांड रखने में, विच इज़ पॉलिटिकल कम्युनिकेशन, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। इनके थ्रू पॉलिटिकल कल्चर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रैवल करता है। लोग अपना एक पॉलिटिकल कल्चर डेवलप करते हैं एंड ये पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस में भी हेल्प करती हैं, एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। इकोनॉमिक डिसीजंस जो है वो सरकार अकेले नहीं लेती है बल्कि वो कंसल्ट भी करती है इकोनॉमिक एसोसिएशन से, जैसे कि ट्रेड यूनियंस होती हैं। उसके बाद आता है पॉलिटिकल चेक्स एंड बैलेंसेस। नाउ व्हाट इज चेक्स एंड बैलेंसेस? देयर इज अ डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द थ्री ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। जो सरकार के 3 डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं उनकी जो पावर है उनको डिवाइड किया जाता है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ताकि कोई भी उनमें ऑटोक्रेटिक ना बन सके, निरंकुश कोई ना बन सके, अपनी पावर्स का मिसयूज ना कर सके। एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन पर चेक रखता है। लेट्स से लाइक यूएसए के पर्सपेक्टिव में ले लीजिए कि कांग्रेस कोई लॉ बनाती है तो प्रेसिडेंट उनको वीटो कर सकता है अगर वो लॉज सही नहीं है तो। इसी प्रकार जुडिशरी भी लॉज को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकती है अगर वो लॉज कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट में नहीं है। तो एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन पर चेक रखता है, किसी भी एक ऑर्गन को ज़्यादा पावरफुल होने से रोकता है। इसके अलावा कुछ डेमोक्रेटिक सिस्टम्स में फेडरलिज्म भी होता है, तो पावर जो है वो 2 या 3 लेवल्स पर डिवाइड हो जाती है। यूनियन गवर्नमेंट के पास अपनी पावर होती है, स्टेट गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास अपनी पावर होती है। तो कोई एक गवर्नमेंट ज़्यादा पावरफुल नहीं बन सकती या कोई निरंकुश नहीं बन सकता है। इसके अलावा देयर इज टॉलरेंस एंड प्लूरलिज्म। अलग अलग व्यूज को टॉलरेट किया जाता है, ऐसे व्यूज को भी टॉलरेट किया जाता है जो गवर्नमेंट के ऑपोजिशन में हो, गवर्नमेंट के एंटी हो। तो डिफरेंट डिफरेंट सोशल एंड पॉलिटिकल व्यूज एक साथ एग्जिस्ट कर सकते हैं, को एग्जिस्ट कर सकते हैं। अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द सिस्टम विच इज अगेन एब्सेंट इन द अदर 2 सिस्टम्स। और अथॉरिटेरियन पॉलिटिकल सिस्टम में फिर भी एक लिमिटेड तरीके से इनको प्रोवाइड किया जा सकता है, बट दे आर कंप्लीटली एब्सेंट इन टोटलिटेरियन पॉलिटिकल सिस्टम। फीचर्स को समझ लेने के बाद हमें ये तो पता चल चुका है कि एक डेमोक्रेटिक सिस्टम किस प्रकार से फंक्शन करता है, किस प्रकार से उसकी वर्किंग होती है। अब हम समझ लेते हैं कि ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं जिनका होना ज़रूरी है एक डेमोक्रेसी के लिए। इसको एसेंशियल्स ऑफ अ प्रॉपर डेमोक्रेसी भी कहा जाता है कि ऐसे क्या क्या एलिमेंट्स हैं या एस्पेक्ट्स हैं जो एक प्रॉपर डेमोक्रेसी में होनी चाहिए। इसमें सबसे पहली जो कंडीशन है दैट इज़ द पावर विद द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के पास पावर होनी चाहिए टू मेक द लॉज। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पार्लियामेंट सिर्फ नाम की हो, जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जिस्टेंस, विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ पावर। ये लॉज बना सके, लॉज को अमेंड कर सके, इम्पीचमेंट कर सके, तो इस तरीके की पावर्स होनी चाहिए पार्लियामेंट के पास। सेकेंड कंडीशन इज द फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। इलेक्शंस फ्री एंड फेयर होने चाहिए, सबको राइट होना चाहिए इलेक्शंस को कंटेस्ट करने का विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। पीपल शुड हैव द राइट टू वोट। एक प्रॉपर डेमोक्रेसी वही है जो लोगों को बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के राइट टू वोट प्रोवाइड करे, हर किसी को अधिकार हो वोट करने का। जेन्युइन चॉइस बिटवीन द कैंडिडेट्स। जब सिटीजन्स वोटिंग करने जा रहे हैं तो उनके पास एक जेन्युइन चॉइस होनी चाहिए डिफरेंट कैंडिडेट्स में से चूज करने की। देयर शुड बी रूल ऑफ लॉ एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ। लॉ देश में सुप्रीम होना चाहिए, देयर शुड बी सुप्रीमेसी ऑफ लॉ। लॉ से ऊपर कुछ नहीं होना चाहिए। Every person should be treated equally without any sort of discrimination. Various types of rights to citizens. Citizens को अलग अलग rights provide किए होने चाहिए जो हमने features में समझे थे। मीडिया के पास फ्रीडम होनी चाहिए, चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम होना चाहिए, एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन पर एक चेक रखे
और इसी प्रकार बैलेंस बना रहे। पर्सनल फ्रीडम होनी चाहिए लोगों के पास, फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए एंड फ्रीडम ऑफ राइटिंग होनी चाहिए। उनके पास इस प्रकार की फ्रीडम होनी चाहिए कि वो कुछ भी बोल सकें, सरकार की नीतियों को क्रिटिसाइज कर सकें। फ्रीडम ऑफ रिलीजन होनी चाहिए, जो रिलीजन वो चाहें उसको फॉलो करें, रिलीजन के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड असेंबली, एसोसिएशंस फॉर्म कर सके, कहीं भी असेंबल हो सके पीसफुली। माइनॉरिटी के राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा सके। जस्ट बिकॉज रूल ऑफ मेजॉरिटी, उसका मतलब ये नहीं कि माइनॉरिटीज को साइड लाइन कर दिया जाए, उनका सप्रेशन किया जाए। उनको ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस देने चाहिए जिनसे उनके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा सके। देयर शुड बी रूम फॉर डिसेंट। अगर विरोध है तो उसको सप्रेस नहीं करना चाहिए, विरोध को अलाउ करना चाहिए। तो ये कुछ एसेंशियल्स होते हैं एक प्रॉपर या गुड डेमोक्रेसी के। इनके अलावा हम इसमें सेपरेशन ऑफ पावर्स एंड टाइमली इलेक्शंस भी इंक्लूड कर सकते हैं। क्या लिबरल डेमोक्रेटिक सिस्टम की कोई डीमेरिट्स भी हैं? यस, बट दे आर वेरी फ्यू। The first demerit of democracy is that it is slow and time-taking. Slow और time-taking democratic political system इसलिए होता है क्योंकि इसमें गवर्नमेंट को कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीजन लेते समय अलग अलग सोर्सेस को कंसल्ट करना पड़ सकता है। आपको सभी के इंटरेस्ट साथ में लेके चलने हैं। ऐसा नहीं है कि सरकार सिर्फ अपना ही इंटरेस्ट देखे, उनको लोगों का इंटरेस्ट भी देखना है। तो इससे क्या होता है, कई बार डिले आ जाता है डिसीजन मेकिंग में। लेट्स से सरकार कोई पॉलिसी बनाना चाहती है, उसके अगेंस्ट एक ऑपोजिशन आ जाती है, ऑपोजिशन पार्टीज यूनाइट हो जाती हैं उस डिसीजन के अगेंस्ट। तो सरकार का समय लगेगा ऑपोजिशन को कंसल्ट करने में, उन्हें कन्विंस करने में कि ये पॉलिसी बुरी नहीं है। और इसमें भी कोई गारंटी नहीं है कि ऑपोजिशन कन्विंस हो जाएगी। ये जैसे कोई लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक पॉलिसी है, उसको बनाने से पहले सरकार को अलग अलग सोर्सेज को कंसल्ट करना होगा। ऐसा भी हो सकता है वो ट्रेड यूनियंस को भी कंसल्ट करे। तो ये थोड़ा स्लो और टाइम टेकिंग होती है। नेक्स्ट डिमेरिट इज दैट द रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट कैन गो रॉन्ग। अगर एक हम गलत कैंडिडेट का सिलेक्शन कर लें तो इसका नतीजा गलत हो सकता है डेमोक्रेसी में, और इससे डेमोक्रेसी की वर्किंग भी इफेक्ट हो सकती है। वन हैज टू बी रियली केयरफुल व्हाइल सिलेक्टिंग अ कैंडिडेट इन डेमोक्रेसी। अगर ऐसी पॉलिटिकल पार्टी को चुन लिया जाए जो सिर्फ रिच लोगों के लिए कार्य करती है, कॉर्पोरेट्स के लिए कार्य करती है, तो इससे तो लोग सफर करेंगे, जो आम जनता है वो सफर करेगी। तो रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ पार्टी या कैंडिडेट कैन गो रॉन्ग। ये एक डीमेरिट होता है डेमोक्रेसी का। इसी से रिलेटेड है नेक्स्ट पॉइंट, विच इज द गवर्नमेंट ऑफ द रिच। कई लोगों का ऐसा भी मानना है जो डेमोक्रेसी होती है वो गवर्नमेंट ऑफ द रिच होती है, एलीट क्लास का रूल होता है। इलेक्शंस के लिए भी पैसा चाहिए, इलेक्शंस लड़ने के लिए पैसा चाहिए, और जो रिच कैंडिडेट्स होते हैं वो वोट्स को परचेज कर सकते हैं। और इससे क्या होता है, ऐसे ही लोग पावर में आते हैं जो वोट्स को खरीद सकते हैं, जो मैनिपुलेशन कर सकते हैं। तो इससे क्या हो सकता है कि एक रिच लोगों की सरकार बन सकती है, जिनका कंसर्न गरीबों से नहीं होगा बल्कि सिर्फ रिच लोगों से ही होगा, रिच क्लास से ही होगा। अनदर डीमेरिट इज द इनकॉम्पिटेंस ऑफ द सिटीजन्स। कई बार क्या होता है कि जो ऑर्डिनरी लोग होते हैं उनको नहीं पता होता है कि क्या सही है क्या गलत है, वो जस्ट फॉर द सेक ऑफ वोटिंग वोट कर देते हैं। कुछ लोगों को ये भी नहीं पता होता दैट व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, किस पार्टी की क्या आइडियोलॉजी है, वो सिर्फ अंधाधुंध होके वोट कर देते हैं। तो ये डेमोक्रेसी का एक बहुत बड़ा डीमेरिट भी है कि इसमें सबके पास पावर है वोट करने की, और इस चक्कर में जो इनकॉम्पिटेंट लोग हैं, जिन्हें कोई नॉलेज ही नहीं है पॉलिटिक्स की, वो भी वोट कर देते हैं। उनको पता ही नहीं उनकी सराउंडिंग्स में क्या हो रहा है, येट दे आर एबल टू वोट। उससे मिसयूज हो सकता है, बिकॉज ऐसी सरकार आ सकती है जो लोगों के हित में कार्य ना करे। वीक गवर्नमेंट ड्यू टू वेरियस चेक्स एंड चांसेस ऑफ इग्नोरेंस ऑफ माइनॉरिटीज। टोटलिटेरियन और अथॉरिटेरियन पॉलिटिकल सिस्टम के पर्सपेक्टिव में हमने ये समझा था कि उनका मेरिट ये होता है कि उसमें एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट बन सकती है, और वो एक स्टेबल गवर्नमेंट होती है क्योंकि वो एक लंबे समय के लिए मेंटेन रहती है। लेकिन डेमोक्रेसी में जो सरकार बनती है वो एक वीक गवर्नमेंट होती है क्योंकि उस पर काफ़ी सारे चेक्स एंड बैलेंसेस होते हैं। उस पर कॉन्स्टिट्यूशन का चेक होता है, मीडिया का चेक होता है, लोगों का भी चेक होता है,
ऑपोजिशन भी उस पर एक कंट्रोल रखती है। कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर के टॉपिक्स पे वो लॉ नहीं बना सकती हैं, एंड इनके पास टाइम भी लिमिटेड होता है, हर 5 साल में इलेक्शंस होने होते हैं। सो ड्यू टू दीज वेरी फैक्टर्स द गवर्नमेंट अपीयर्स टू बी वीक। चांसेस ऑफ इग्नोरेंस ऑफ माइनॉरिटीज को भी इग्नोर किया जा सकता है। हो सकता है कि सरकार सिर्फ मेजॉरिटी के लिए ही कार्य करे, माइनॉरिटीज को कोई राइट्स ही ना मिले अगर कॉन्स्टिट्यूशन में उनके लिए प्रोविजंस नहीं है तो। सो इन दैट केस माइनॉरिटीज को सफ़र भी करना पड़ सकता है। द लास्ट डिमेरिट इज दैट इट इज एक्सपेंसिव। बाकी दोनों पॉलिटिकल सिस्टम का मेरिट क्या था कि दे वर रिलेटिवली लेस एक्सपेंसिव दैन डेमोक्रेसी, लेकिन जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम होता है ये थोड़ा एक्सपेंसिव होता है। वाई? क्योंकि जो इलेक्शंस होते हैं दे कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी। इलेक्शन की पूरी प्रोसेस ही बहुत कॉस्टली होती है। जो कैंडिडेट्स इलेक्शन लड़ते हैं दे हैव टू स्पेंड लॉट ऑफ मनी। पॉलिटिकल पार्टीज बहुत सारा पैसा खर्चती हैं कैंपेन करने में, रैलीज करने में, अपनी एड्स देने में। तो ये एक बहुत ही एक्सपेंसिव सिस्टम होता है इन कंपैरिजन टू द अदर पॉलिटिकल सिस्टम्स। हाउएवर इस सिस्टम की बहुत सारी मेरिट्स हैं एंड इसलिए दिस सिस्टम इज सो पॉपुलर। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज इज दैट पीपल्स राइट्स आर सेफगार्डेड। लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाता है, उनका हनन या इन्फ्रिंजमेंट नहीं किया जा सकता। कॉन्स्टिट्यूशन लोगों को राइट्स सेफगार्ड करता है। लोगों के पास फ्रीडम होती है, दे हैव द फ्रीडम टू ट्रैवल अराउंड द कंट्री। वो अपने ओपिनियन को वॉइस कर सकते हैं। दे कैन वोट आउट द गवर्नमेंट अगर वो अच्छे से फंक्शन नहीं कर रही है, इफ इट्स नॉट सर्विंग द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल्स। लोग कोर्ट में जा सकते हैं अगर वो अपने राइट्स को प्रॉपर्ली एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं। एंड देन देयर इज इक्वल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। लिबरल डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम में ये भी कोशिश रहती है कि सभी सोसाइटीज का एक इक्वल ग्रोथ और डेवलपमेंट हो सके। इस रीजन से जो पुअर लोग होते हैं उनको सब्सिडीज भी प्रोवाइड की जा सकती हैं, जो रिच पीपल हैं उन पर टैक्सेस लगाए जा सकते हैं, और इसमें कोशिश की जाती है जो वेल्थ है वो कुछ हैंड्स में एक्यूमुलेट ना हो, और ये भी कोशिश की जाती है कि सोसाइटी के सभी सेक्शंस का विकास हो, चाहे वो मेजॉरिटी हो या माइनॉरिटी। इट कीप्स द गवर्नमेंट इन चेक। इसमें सरकार पर चेक रखा जाता है, जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। देयर आर लेस चांसेस ऑफ पॉपुलर अनरेस्ट। रिवोल्ट होने के कम चांसेस है, रेवोल्यूशन होने के कम चांस है, क्योंकि टाइमली इलेक्शंस होते हैं। लोग अगर सरकार से इम्प्रेस नहीं हैं वो उसे चेंज कर सकते हैं, तो इसमें रेवोल्यूशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। इट encourages people for participation in political process. लोग बढ़ चढ़ के पॉलिटिकल प्रक्रियाओं का पार्ट बनते हैं, रैलीज अटेंड करते हैं, कैंपेन्स का पार्ट बनते हैं, वोटिंग करते हैं, दे एक्सरसाइज देयर राइट्स। क्योंकि ये सिस्टम ही लोगों की डिज़ायर पर बना है, इट्स बेस्ड ऑन द पीपल। लोगों को पता है कि उनके पास पावर है चेंज लाने की, तो इसलिए उन्हें एक इंकरेजमेंट मिलती है ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करने की। पावर इज पास्ड ऑन स्मूथली। बिना किसी ब्लडशेड के पावर को इजीली पास ऑन कर दिया जाता है एक सरकार से दूसरी सरकार पे थ्रू इलेक्शंस। प्रोविजन ऑफ राइट्स टू सिटीजन्स। सिटीजन्स के पास इसमें राइट्स होते हैं। टोटलिटेरियन में तो नहीं होते हैं, अथॉरिटेरियन में भी लिमिटेड होते हैं या बिल्कुल ना के बराबर ही होते हैं। एंड इट प्रोवाइड्स पॉलिटिकल एजुकेशन टू पीपल। लोगों को पता चलता है अपने राइट्स के बारे में, ड्यूटीज के बारे में। लोगों को सरकार की वेरियस एक्टिविटीज में इन्वॉल्व किया जाता है, जिसके थ्रू लोग खुद एडुकेट होते हैं। सो दीज आर द मेरिट्स ऑफ लिबरल डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम। और इसी के साथ ये टॉपिक यहाँ खत्म होता है। सो टू रिवाइज इट वंस अगेन, ये एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें पावर किसके पास होती है? लोगों के हाथ में होती है। If they don't like the government, they can change it. लोगों के पास वोटिंग का अधिकार होता है, उनके पास several other rights होते हैं, चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम होता है, सेपरेशन ऑफ पावर्स इसमें होता है। इसी प्रकार ये बाकी दोनों सिस्टम से अलग है। उन सिस्टम्स में ना तो लोगों के पास राइट्स होते थे, उसमें सेंसरशिप भी होती थी जो यहाँ नहीं होती है। टोटलिटेरियनिज्म में तो सीक्रेट पुलिस का यूज किया जाता था, बट डेमोक्रेटिक सिस्टम में सरकार इस तरीके से पुलिस को कंट्रोल नहीं कर सकती है।
बाकी दोनों सिस्टम्स में अगर हमें अथॉरिटी को हटाना होता था तो रेवोल्यूशन का सहारा लेना पड़ता था, लेकिन इसमें ऐसी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है बिकॉज ऑफ इलेक्शंस। लोगों का पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन भी बहुत हाई होता है इन कंपैरिजन टू द अदर टू सिस्टम्स। लोग सरकार को बताते हैं कि क्या करना है, ना कि सरकार लोगों को बताएगी कि क्या करना है, जैसा कि बाकी दोनों सिस्टम में होता था। तो इस प्रकार से डेमोक्रेटिक सिस्टम बाकी दोनों सिस्टम से अलग है। सो होपफुली ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो।